चुनाव के दौरान अचानक से ईवीएम हैक होने की खबरें आ जाती हैं। अचानक से ये खबरें आती हैं कि भाई काउंटिंग में मिसमैच हो गया है। खबरें तो ये भी आती हैं कि शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में अचानक वोटर टर्नआउट इलेक्शन कमीशन के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन पर भेदभाव के आरोप लगते हैं। ये आरोप लगते हैं कि आप लोग स्लो डाउन कर देते हो। ये आरोप लगते हैं कि आप लोग ट्रांसपेरेंट नहीं हो। एक तरफ आपका झुकाव है, अचानक से वोटर लिस्ट में इलेक्टोरल रोल से आप नाम काट देते हो। आप लोग ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आप लोग रूल चेंज कर देते हो। इन सब आरोपों पे आज पहली बार इलेक्शन कमीशन ने खुल्लम खुल्ला सबको सुनाया है और सीईसी राजीव कुमार ने ये कहा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि कल शायद हम रहें ना रहें, आज जवाब तो बनता है। तो आप देख सकते हैं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही देखना है कि किस तरीके से बेईमानी पर ईसी ने चुप्पी तोड़ी है। पहली बार खुल्लम खुल्ला सीईसी ने सब कुछ सुनाया है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, और ईवीएम सीसीटीवी गड़बड़ी पर सारे राज डिटेल में आउट कर दिए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही देखना है, ईवीएम हैक और बेईमानी पर ईसी ने कौन सी बड़ी चुप्पी तोड़ी है। आपको ये देखना है एलॉन मस्क पर आखिरकार क्यों भड़के हैं सीईसी राजीव कुमार। तीसरा देखिए, ईसी ने हर किसी को किस बात की धमकी दे दी है और इसमें आप भी आ जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से ये पूरा शो देखेंगे। चौथा देखिए, कैसे शायराना अंदाज से सीईसी ने जीता सबका दिल। 3-4 शायरियां भी बोली हैं। पांचवा देखिए, विपक्ष ने कौन से नए आरोप लगाए हैं। भाई इन सब का जवाब मिलने के बाद, इतना डिटेल के बाद भी विपक्ष ने कैसे नए आरोप लगाए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और आपको पता है इस साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। तो ये एकदम एक्शन पैक्ड रहने वाला है साल। और अब आगे देखिए कि किस तरीके से सीईसी ने सबको सुनाया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और स्पेशली सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने हर किसी को सुनाया है, अपनी चुप्पी तोड़ी है। ईवीएम हैक पर जितने भी आरोप लगते हैं उसके जवाब दिए हैं। और तो और ये जो भी बेईमानी होती है, भाई केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल रोल से अचानक से बहुत सारे नाम हटा दिए गए। हैक होती रहती है ईवीएम, हर चुनाव में ये आरोप लगते हैं। 5 बजे के बाद अचानक 11 बजे के बीच में शाम की बात हो रही है, वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ जाता है। काउंटिंग में मिसमैच, भाई डाले कितने जा रहे हैं, गिने कितने जा रहे हैं। काउंटिंग को स्लो डाउन कर रहा है इलेक्शन कमीशन, रूल चेंज कर दिए। इन सब पे इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, सबसे पहले उनकी आप ये बाइट सुनिए। करीब करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं, इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है।
सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी BLO के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट दैट। देखिए, उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप ये स्लाइड्स देखिए। यही इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइड्स दिखाई कि ऐसे सारे कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। रॉन्गफुल एडिशन, ईवीएम मैनिपुलेटेड, 5 PM ऑनवर्ड्स के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ जाना। और उन्होंने ये दिखाया है, साफ तौर पर दिखाया है कि देखिए किस तरीके से, आप आंकड़े देख लीजिए, हर राज्य में ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी जीत रही है, बहुत सारी पार्टी जीत रही है। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप शक पैदा करते हैं ऐसे आरोप लगाकर, और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। और उन्होंने ये बताया है कि हम लोग रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, हम लोग चाहे जितने भी BLA हैं उनको पहले ही अपॉइंट कर देते हैं, और कैसे पूरा प्रोसेस, आपने बाइट में भी सुन लिया होगा। अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर EVM हैक के आरोप लगते हैं, कमिश्निंग से देख लीजिए कि उसमें पहले सिंबल लोडिंग होती है, मॉक पोल होता है, फिर उसमें बैटरी इंट्रोड्यूस की जाती है। भाई, मैंने अपना आपको शो करके बताया था कि 90% वाला खेल क्या था। हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप तो VVPAT से कराओ, EVM से मत कराओ। तो इलेक्शन कमीशन ने आज पूरा प्रोसेस बताया है विद पॉइंटर्स कि पोलिंग डे पे भी हम मॉक पोल वापस से करते हैं, 17C दिया जाता है पोलिंग एजेंट्स को, कंटिन्यूस CCTV हमारे लिए रखी जाती है ताकि हम देख पाएं, काउंटिंग डे पे भी EVM को काउंटिंग सेंटर में लाया जाता है, CU चेक किया जाता है, और 5 उठा के किसी भी VVPAT का हम लोग चेक कर लेते हैं। इस तरीके से स्लाइड्स दिखाई है। और ये भी बताया है कि देखिए, कोर्ट ने बहुत बार अपने जजमेंट में कहा है कि कैसे भी करके हैक नहीं हो सकती है EVM, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और देखिए, लिस्ट देखिए इतनी बड़ी, जो आपको ये सारे जितने भी दिख रहे होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी टिप्पणियां हैं, फैसले हैं, उनका ये नतीजा है। और बहुत ही खुल्लम खुल्ला तौर से इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर जब सवाल पूछा गया कि भाई 5 बजे के बाद ये 8-10% पोलिंग कैसे बढ़ जाती है, उसका जवाब आप पहले सुनिए। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले EVMs को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के EVMs को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है, आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग EVM दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले, फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। EVMs को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो, उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया,
काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. अच्छा, दूसरा देखिए कि इलॉन मस्क पे इतना क्यों भड़क गए चीफ कमिश्नर राजीव कुमार। तो पहले तो ये आरोप देखिए जब भारत में लोकसभा का चुनाव था तभी भी इलॉन मस्क ने ये कहा था कि ये जो ईवीएम है उसको हैक किया जा सकता है। ईवीएम इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इज पॉसिबल टू हैक। और आपको पता होगा, ये मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि कैसे राजीव चंद्रशेखर से इनकी लड़ाई भी हो गई थी सोशल मीडिया पर। इलॉन मस्क लिखते हैं एनीथिंग कैन बी हैक, और फिर राजीव चंद्रशेखर लिखते हैं कि ऐसा आपको बयान नहीं देना चाहिए, आपके यूएस में होती होगी, हमारे इधर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और बार बार बताने की कोशिश की गई थी इलॉन मस्क के द्वारा कि किस तरीके से हैक की जा सकती है ईवीएम। और देखिए, आरोप तो ये भी थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड एनीथिंग कैन बी मेल्ड इज टू रिस्की, वी शुड मैंडेट पेपर बैलेट। आरोप छोड़िए, उन्होंने तो ये कहा था कि पेपर बैलेट पे सब लोग वापस आ जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था एक आर्टिकल शेयर करके कि इंडिया ने 640 मिलियन वोट्स एक दिन में काउंट कर लिए, उसके बाद कैलिफोर्निया अभी तक वोट ही काउंट कर रहा है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बार आरोप लगाने की कोशिश की। और देखिए, आरोप लगाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 17C जो फॉर्म है जिसमें दर्ज होता है कि एक पोलिंग स्टेशन में कितने वोट दिए गए, कौन सी मशीन, कौन सा सीरियल नंबर बताया गया, ये सब हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन हमें बताए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है अजीबोगरीब ढंग से और कुतर्क करता है, कहता है कि डेटा के साथ छेड़छानी होगी तो हम आपको बता नहीं सकते। और कांग्रेस तो इस हद तक भी बोल दिया था कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। आपने भी देखा होगा कितनी बार खड़गे ने भी पत्र लिखा है, कितनी बार विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। अब उन सब का जवाब जो है वो आप सुनिए। ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़, उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ ऑफ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहां थी, हमें सीसीटीवी दिखाइए। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई, वहां ईवीएम होती ही नहीं है। देर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ईवीएम्स। देर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। वो रीडर्स होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद भी यहाँ हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है। वी जस्ट फॉलो द नैरेटिव्स विच आर सूटिंग। लेट मी एक्सप्लेन हाउ VTR कैन नॉट बी चेंज। प्लीज इसको बस बना के फिर आई विल कम टू दिल्ली। सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गो फ्रॉम बूथ टू बूथ। दे कलेक्ट व्हाट इज द ट्रेंड। अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जैक्ट वोटर दे दूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं,
जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम, फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे के बाद, जस्ट प्लीज इमेजिन, 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे। फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं। उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, एन नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड। और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं। अब एक आप इमेजिन करिए, 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म। अगर मैं यहां 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? Every candidate of a legislative assembly by the end of the day collects form 17C from his polling agents and knows exactly on which booth how much has been votes have been cast. कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई, वो 7, 7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11, 11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे, 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए, 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। एनीबडी कैन चेक। हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30, 12 बजे हो जाएगा और अगले दिन हम एक स्क्रूटनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं। वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और सो Form 17C is the statutory form. There is nothing which VTR does not explain. It explains fully everything. Coming to the next and the last point, mismatch हो गया votes polled and votes counted में। एक irresponsible, देखिए जब चुनाव का समय होता है एक न्यूज आ जाती है छोटी सी, कोई बोल देते हैं एक बात और वो लोगों को भ्रमित करती है। एक ऑनलाइन न्यूज चैनल ने निकाल दिया कि 5-5.5 लाख वोट ज्यादा काउंट हुए वीटीआर से। इतना भी जहमत नहीं उठाई कि वीटीआर में पोस्टल बैलेट्स नहीं होते। जैसे ही उनके संज्ञान में लाया गया पोस्टल बैलेट नहीं होते तो क्या किया, वो न्यूज स्टोरी ही विड्रॉ कर ली। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया, सब में हल्ला हो गया कि 5.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए। क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं बताता हूं आज। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लिखित है। और जैसे मैंने आपको किताब दिखाई, ऐसी 70 हमारी हर प्रोसेस की
इस तरीके की, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, काउंटिंग से रिलेटेड हो, पोलिंग एजेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, सबकी सब वेबसाइट पर 70-80 हमारी पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, सर्कुलेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई, किसी मशीन में मिसमैच, किसी मशीन के ऑन होने में गलत हो गया, या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, कि 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो यह देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, अगर वो उस एक मशीन से कम है, तो देन slips of that machines are counted. Otherwise, it is kept aside, and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned, because the margins are too high. And then Form 20 with exact details of candidates winning and losing is given to the candidates. ये कहा जाता है, हमसे एक और चीज कही जाती है, आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए, वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली। लेट मी टेल द नेशन टुडे, 2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट सब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड, over 4.5 crore slips have been counted, and after 2019, except the initial old machines, not even a difference of one vote which has been found. Not even one. Out of 4.5 crore slips counted across 67,000 VVPATs. What else can be the bigger kind of issues? तो देखिए, राजीव कुमार ने यही कहा कि भाई ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं हो सकती, और जो वो अमेरिका में बैठे बैठे इलॉन मस्क कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। उधर उनकी डिफरेंट मशीनें होती होंगी, इंटरनेट से कनेक्टेड होती होंगी, वो हैक हो जाती होंगी, लेकिन हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिविजुअल कोई गलती करता है, कोई भी गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है, तो हम उसको सजा देंगे, लेकिन इस तरीके से कोई भी आप एक सबूत मुझे सामने लाके दिखा दीजिए अगर ऐसा कुछ भी होता हो। और देखिए, पारदर्शिता वाली चीज़ पर भी उन्होंने एक सीसीटीवी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको सीसीटीवी, जो बोल रहा है ना कि हमको सीसीटीवी दिखा दो, अगर हमने आपको सीसीटीवी दिखा दी तो आपको 3600 साल लग जाएंगे उस सीसीटीवी को देखने के लिए। सबसे पहले ये बयान सुनिए आप। ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है, इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद हुम ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। देयरफॉर हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड व्हाई? वॉट एवर वॉज अवेलेबल विल रिमेन अवेलेबल एक्सेप्ट वन। अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता, अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear, that is the only change. This 93(2) has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore,
It is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते हैं? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है, लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non fake। ऐसे लोग देखना चाहते हैं। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए। वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 1800-1900 बूथ होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे। तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। क्यों लेना चाहता है कोई? और लेके मिसयूज करते हैं लोग। वी हैव एग्जाम्पल्स। अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया। वी हैव एग्जाम्पल्स। देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले ही। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे। वो तो रूल्स में ही लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज्ड इट। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज। तीसरा देखिए कि कैसे राजीव कुमार ने खुल्लम खुल्ला ये धमकी दी है कि अगर महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, बच्चों का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ कोई भी अपशब्द बोला गया। अभी आपको भी पता है कि कैसे आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच में ये जो पूरा मामला हुआ, कैसे सबके सामने आकर आतिशी रो देती हैं क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने उनके पिताजी के लिए बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल किए। तो उसके बाद भी एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर महिलाओं के साथ बच्चों के लिहाज में अगर कोई भी लाइन क्रॉस करेगा तो फिर हम भी अपनी लाइन क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम एक्शन लेंगे और हमारा एक्शन वैसा ही होगा। उतनी सज़ा उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होगी जितनी अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। चौथा देखिए कैसे शायराना अंदाज से सीईसी ने जीता सबका दिल।
तो उससे पहले आप ये महिलाओं वाला बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको उनके कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगी, कुछ शायराना अंदाज सुनाना चाहूँगी। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस, but only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi. इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे। हमें हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से शायराना हो गए थे आज राजीव कुमार। और इनफैक्ट जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपका रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने इतने 14-15 साल काम कर दिया, अब मैं हिमालय जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं शांति से रहना चाहता हूँ, आप सबसे दूर, मैं हिमालय में जाकर शांत मन से रहना चाहता हूँ। ये आप उनका बयान सुनिए। मेरे बारे में आपने पूछा मैं क्या करूँगा। मैं पिछले 12-13-14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूँ। मुझे कुछ समय नहीं मिला। आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और be away from the glare of all of you and the public। बहुत इतना संभालने के बाद I need to have some एकांत, some स्वाध्याय और some meditation, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity। कुछ मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने 6th क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया। वो अपना हाथ में एक टप्पर लेके पढ़ने जाते थे। 6th में छत भी नहीं थी स्कूल में, पेड़ के नीचे पढ़ते थे। सो आई वॉन्ट टू एज ए पैशन गो बैक टू दोज रूट्स, टीच दोज चिल्ड्रन, लुक एट देयर सम काइंड ऑफ हेल्थ और समथिंग फॉर देम, सो दैट एक जो चैरिटी का एक चीज़ डायरेक्ट बची हुई है वो पूरी हो जाए। आई विश गॉड विल हेल्प मी टू अचीव दैट। थैंक यू वेरी मच। पांचवा देखिए कि विपक्ष ने कौन कौन से नए आरोप लगाए। आपको याद होगा कि खड़गे ने एक बार कहा था कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन हमेशा हम लोगों को अच्छे ढंग से जवाब नहीं देता है। हमेशा जब भी विपक्ष कोई चीज़ उनके पास लेके पहुंचता है तो वो हमको फटकार देते हैं। और तो और जैसे अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, संदीप दीक्षित सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें आपत्ति है इस चीज़ से कि भाई कैसे कह सकते हैं राजीव कुमार कि कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, कोई भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। हमने कितनी बार देखा है कि ईवीएम टैंपर करने की कोशिश की गई है और मैं आपत्ति जताता हूं इस पूरी चीज़ से, और उनकी ये बयानबाजी गलत है। तो देखिए इसी सब के साथ दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख भी आ चुकी है। 5 फरवरी का वो दिन जब वोटिंग होगी, 8 फरवरी का दिन जब नतीजे आपके सामने आएंगे। आपको पता है एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, बहुत सारा देखिए राजधानी में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले
जब हमने खबर पढ़ी तो अखिलेश यादव ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है आम आदमी पार्टी को। अब सोचिए कि अखिलेश और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है दिल्ली में, उसको समर्थन दे दिया है अखिलेश यादव ने। तो आप देख रहे हैं कि राजनीति कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राज टू केंद्र कैसे बदल जाती है। तो अब इसमें आगे क्या होगा, दिल्ली का पूरा समीकरण मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इस बार जो पहली बार ईवीएम के इर्द गिर्द जो खुल्लम खुल्ला जवाब दिए हैं सीईसी ने, उस पर आपका क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।